तो आपके इलाके से कितने सांसद हैं? भला ये भी कोई सवाल है? एक वन कॉन्स्टिट्यूएंसी वन रिप्रेजेंटेटिव सगरी दुनिया के लोकतंत्रों में यही होता है, पर हमारे यहाँ कुछ और होने वाला था। और वो होता तो आप चुनते एक हिंदू सांसद, एक मुसलमान सांसद। अंग्रेजों का ये फंडा भारतीय आज़ादी के आंदोलन जो गांधी की लीडरशिप में उबल रहा था उसे तोड़ने का तरीका था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट था। भाई तीसरा भी होना चाहिए, एक युवा वकील अंबेडकर ने कहा। डियर सर, वन मोर दलित सांसद प्लीज। अंग्रेज बोले, गुड, ये तो और भी अच्छा है। तुम सब एक काम करो, हिंदू सांसद, मुसलमान सांसद, दलित सांसद, सिख सांसद, एंग्लो इंडियन सांसद, महिला सांसद, पुरुष सांसद, ट्रेड एंड इंडस्ट्री सांसद, यूनिवर्सिटी का सांसद, खेत का सांसद, कोठार का सांसद, फैक्ट्री सांसद, ट्रेड यूनियन का सांसद भी बनाओ, हमको सब मंजूर है। तो यही था कम्युनल अवार्ड, सबको सेपरेट इलेक्टोरेट। इसे ही गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गांधी ने रिजेक्ट किया। गलत किया? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप आज की डेट में जो चाहें सोचिए, मगर गांधी को भारतीय समाज को इस तरह से खंड खंड किया जाना मंजूर नहीं था। जब मंजूर नहीं होता तो क्या करते थे? दंगे नहीं, गांधी आमरण अनशन करते थे। किया कम्युनल इलेक्टोरेट के खिलाफ। नतीजा हुआ पूना पैक्ट। पूना में इसलिए कि गांधी उस वक्त पूना की जेल में मजे कर रहे थे। वहीं अंबेडकर आए, मदन मोहन मालवीय भी अनुबंध हुआ। अंग्रेज 70 दलित सांसद बनवा रहे थे। गांधी ने बेहतर डील दी, 140 सांसद, लेकिन एक क्षेत्र से सांसद एक ही होगा। मियां बीवी राजी तो क्या करे पाजी, यानी अंग्रेज सरकार को भी मानना पड़ा। पूना पैक्ट ये लोकसभा सीटों में रिजर्वेशन की शुरुआत थी, जो आज भी लागू है। ये अंबेडकर की महान जीत थी। समाज के लिए उम्मीद से दुगना जीत लिया। यहाँ से उनके सामाजिक संघर्ष को पहचान मिली, नाम मिला, फेमस हुए, दलित हक की लड़ाई में महान हुए। मगर राजनीतिक वजन में खास बढ़ोतरी नहीं हुई। उस दौर में गांधी के खिलाफ रहकर जनता की निगाह में चढ़ना आसान न था। गांधी से दूर जो धाराएं थीं वो महासभा और लीग थे। अंबेडकर आने वाले 20 साल अपने समर्थकों और मेंटरों के साथ वे इन धाराओं से ऑन ऑफ कनेक्शन जोड़ते रहे। एक वक्त कांग्रेस से बाहर हुए, सुभाष से भी। मगर बड़ा ब्रेक कांग्रेस से ही मिला जब कानून मंत्री बने। नेहरू को इसकी सलाह या कहें आदेश गांधी ने ही दिया था। आगे जो हुआ वो इतिहास है। मगर इतिहास में वो पत्र नहीं है जो गांधी की हत्या पर संतुष्ट नेहरू के एक मंत्री ने अपनी होने वाली पत्नी को लिखा था। मैं वो पत्र यहाँ कोट नहीं करूंगा, लेकिन बताऊंगा कि आपको अशोक कुमार पांडे की लिखी उसने गांधी को क्यों मारा, जो काफी पठनीय पुस्तक है, पढ़नी चाहिए। उस पुस्तक में आपको उस मंत्री का पूरा लेखा जोखा मिलेगा। पर शायद नेहरू ने पढ़ लिया था, तभी 1951 के चुनाव में टिकट नहीं दिया और मंत्री जी का करियर खत्म हो गया। कोई महान व्यक्ति किसी साधारण आदमी से मिलता है तो साधारण व्यक्ति पर सदैव उस मुलाकात का असर रहता है। ग्रेट अंबेडकर से मिलने के बाद गांधी ने अस्पृश्यता के विरुद्ध अभियान छेड़ा। खुद अपना पखाना साफ करते थे, इसलिए नहीं कि उन्हें जमादार उपलब्ध नहीं था, बल्कि इसलिए कि मनुवादी गांधी अपने पखाने में भी किसी दलित को घुसने नहीं देना चाहते थे। ठीक है ना? कम से कम आपके व्हाट्सएप फॉरवर्ड यही कहते हैं। अंबेडकर की आड़ में गांधी पर वैचारिक हमले किसे फायदा पहुंचाएंगे उसे समझते हैं। मेरे पास इतिहास के बहुत सारे ऐसे तथ्य मौजूद हैं जिन्हें सामने लाकर मैं गांधी की बेगुनाही साबित कर दूंगा, लेकिन मुझे तो गांधी की ही कसम लगी है, जिन्होंने कहा था
कि अस्पृश्यों की सेवा करते समय अगर वो तुम्हारे मुंह पर थूक भी दें तो वो उसे पोंछकर हमें चुपचाप उनकी सेवा जारी रखनी चाहिए, क्योंकि हमने उन पर बहुत अन्याय किया है। गांधी और अंबेडकर को लड़ाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का फायदा करने वाले धंधेबाजों का इतिहास नफरत से जिक्र करेगा। हमें गांधी बनाम अंबेडकर नहीं, गांधी और अंबेडकर की वैचारिक जमीन पर अपनी राजनीति खड़ी करनी है। आज युवा आपसे पुराने झगड़ों की तफसील नहीं मांग रहा, वह आज की चुनौतियों का समाधान पूछ रहा है। आज भगत सिंह, अंबेडकर, गांधी और मार्क्स की समझ से लैस लोग ही भाजपाई फासीवाद से लड़ने वाली जमात की जरूरत है। इस खतरे के समय जो गांधी या मार्क्स पर अंबेडकर की आड़ में हमले कर रहे हैं, उन्हें अच्छे से पहचान लीजिए। इन धंधेबाजों से बचिए, यह हर चुनाव में अपनी भाषा बदल लेते हैं। पूंजीवाद, सांप्रदायिकता और जातिवाद के हथियारों से लैस मोदी और शाह की इस गुंडा राजनीति से आपका सामना है। जो लोग आपकी लड़ाई को कमजोर करने वाले लोग हैं, असल में वो दुश्मन कैंप के एजेंट हैं। इन्हें पहचान कर ही आप लड़ाई जीत पाएंगे।